एक लाइन है सर जो पब्लिक में बहुत चलती है कि हमने जज से सेटिंग कर ली। क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल है सर, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जजेस को कैसे पता चलता है कि विटनेस सच बोल रहा है या झूठ? आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि क्रिमिनल्स लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी बेल पर बाहर आ जाते हैं। तो सर, क्रिमिनल्स इतने आसानी से जेल से छूट कैसे जाते हैं? सर, जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि गीता पर हाथ रखकर, कुरान पर हाथ रखकर एक विटनेस कसम खाता है। क्या फर्क है मूवीज में दिखाए गए कोर्ट रूम में और एक्चुअल क्या चीज होती है? क्या सचमुच वैसा ही होता है? स्कूल जो थी वो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक थी। आपके गांव में 4th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल नहीं हुआ? और 4th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम भी दूसरे गांव में होती थी। 1970 तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हमारे गाँव। जब तक मैं बीएससी कर चुका था तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज में कुछ 50 सीटें होती थी और ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी 50 होती थी। आपको एडमिट होना बहुत टफ कंपटीशन होता था, वो नहीं हो पाया वो, तो फिर हमने बीएससी कर लिया। अच्छा। तो बीएससी के बाद में फिर आई वॉज होपिंग फॉर एमएससी। देन आई लॉस्ट 1 ईयर, 1 साल ज़ाया गया मेरा। और फिर देन टुक एडमिशन इन फर्स्ट एलएलबी इन नागपुर। क्या सर सच में ऐसे होता है कि अगर कोई इंसान गुनाह कबूल कर ले तो उसकी सज़ा कम कर दी जाती है? सर, आपका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट यवतमाल में हुआ और आपने वहीं से आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन भी किया है, राइट? तो हमें ये बताइए कि एक सिंपल से छोटे से गांव से निकलकर आपका हाई कोर्ट के जज बनने का सफ़र कैसा रहा? आप उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। मेरी पैदाइश सायद खड़ा, जो घाटंजी तालुका में आता है। ओके। यानी पॉपुलेशन वहाँ का लेस देन 2000 है। ओके। और सब मिट्टी के घर होते थे जी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। ओके। 1970 तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हमारे गाँव में। जब तक मैं बीएससी कर चुका था तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और स्कूल जो थी वो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक थी। आपके गांव में 4th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल नहीं हुआ? और 4th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम भी दूसरे गांव में होती थी, जो एडजॉइनिंग थोड़ा बड़ा गांव था। वहाँ वो बोर्ड की एग्ज़ाम बोलते थे 4th स्टैंडर्ड को, तो उसमें भी फेल होते थे कुछ। तो ऐसा इतना सिंपल नहीं था। ये सब जो क्रेडिट जाता है वो हमारे पेरेंट्स को जाता है कि दे कुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और उन्होंने हमको पुशअप किया एजुकेशन लेने के लिए। तो आफ्टर 4th स्टैंडर्ड हमें वो तालुका प्लेस में जाना पड़ा। उस वक्त वो तालुका नहीं था घाटंजी। तो 5th स्टैंडर्ड से तो 8th स्टैंडर्ड तक मैं वो घाटंजी में था। फिर 8th स्टैंडर्ड के बाद में मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल यवतमाल में आए। तो वहाँ फिर 11th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होती थी। एक तो 11th स्टैंडर्ड होती थी, 10th स्टैंडर्ड होती थी। जो 11th स्टैंडर्ड करता था उसको प्री यूनिवर्सिटी करना पड़ता था, और जो 11th स्टैंडर्ड करते थे उन्हें डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता था। कोई भी हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। मेरा बायोलॉजी था और हमारे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके। वो मैं पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए आपने साइंस फील्ड चुनी आफ्टर 12th? नहीं, BSc? वो नहीं बोल सकते। देन फिर बीएससी के लिए हमने अमलक्षण कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर। तो वहाँ उस वक्त तो मेडिकल कॉलेज में कुछ 50 सीटें होती थी और ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी 50 होती थी। 100 सीटें होती थी पूरे विदर्भ में। तो उसमें फिर आपको एडमिट होना बहुत टफ कंपटीशन होता था और वो नहीं हो पाया वो, तो फिर हमने बीएससी कर लिया। अच्छा। तो बीएससी के बाद में फिर नहीं, आई वॉज होपिंग फॉर एमएससी। एमएससी तो बॉटनी में किया जाए या जूलॉजी में किया। तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी का, नागपुर यूनिवर्सिटी का। तो 5 ही सेट होती थी
हर डिसिप्लिन में, ज़ूलॉजी की 5, बॉटनी की 5, केमिस्ट्री की 5, तो उसमें भी फिर मुश्किल हो गया. देन आई स्विच ऑन टू दिस, देन आई लॉस्ट 1 year, 1 साल ज़ाया गया मेरा. और फिर देन आई took admission in first LLB in Nagpur, University College of Law. अक्सर सर देखा जाता है कि लॉ बैकग्राउंड से आने वाले लोग ही जुडिशरी की तरफ जाते हैं. आपने ऐसे क्या सोचा कि साइंस की फील्ड से निकलकर आप लॉ की तरफ आए? नहीं, साइंस के भी बहुत लोग आते हैं. अच्छा. और बहुत अच्छा होता है वो. मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस उसको जल्दी समझ में आता है. अच्छा. एनालिटिकल स्किल ज़्यादा होता है. अच्छा. तो होते हैं साइंस ग्रेजुएट्स भी बहुत होते हैं जी. पहले तो ऐसा होता था कि वो बीए करना पड़ता था या बीकॉम करना पड़ता था, बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी, और साइंस में नहीं जाते थे. डिफ़िकल्ट होता है करके नहीं जाते थे, और इसलिए पीपल यूज टू गो फॉर एलएलबी, बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी. सर, जब आपने 1975 में अपनी एडवोकेसी स्टार्ट की, आपने लिटिगेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब क्या आपने सोचा था कि आपको एक हाई कोर्ट जज ही बनना है? नहीं, लेकिन क्या था उस वक्त, हमारे पहले बैच तक जो फर्स्ट क्लास में पास होते थे उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती थी, और डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट मिलता था. गवर्नमेंट ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ये पोस्ट होती है, लोएस्ट है पोस्ट ये. तो उसमें आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलता था. तो वो 74 बैचेस तक वो चला. फिर उन्होंने रूल चेंज कर दिया. तो हम तो फर्स्ट क्लास में आने वाले थे, क्योंकि वो इतने परसेंटेज हमने मिला लिए थे फर्स्ट ईयर में, तो हमारा श्योर था कि हम हो जाएगी, नो प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन वो रूल चेंज कर दिया उन्होंने, और दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर 3 years प्रैक्टिस. तो फिर हमें वेट करना पड़ा 1980 तक. ओके. सो मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि 1974 तक जो टॉप क्लास स्टूडेंट्स होते थे, जो टॉप करते थे फर्स्ट क्लास में जो आते थे जी एलएलबी में, हाँ, उन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, एमपीएससी के थ्रू. ओके. देन आपने डिसीजन कब लिया कि आपको जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए? वो थोड़ा वो जहन में तो पहले से था जी, मेरे माइंड में पहले से था कि वी शुड गो फॉर ए जुडिशरी. देन इट वर्क आउट, और सिलेक्ट हो गए हम. उस वक्त कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होती थी, ओरल इंटरव्यूज़ ही होते थे. डायरेक्ट. हाँ, तो हमारे ओरल इंटरव्यूज़ यहाँ रवि भवन में वो पूरी टीम आई थी. चेयरमैन ऑफ दी पब्लिक सर्विस कमीशन, एक हाई कोर्ट जज होते थे जो पी सावंत सुप्रीम कोर्ट गए उस वक्त बाद में, और बैरिस्टर मैंने थे, वो मेंबर ऑफ दी. ओके. 1980 में आपने सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना स्टार्ट किया. उस वक्त के कुछ यादगार केसेस जो आपको पता हो, या फिर कुछ ऐसे केसेस जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम गई हो, आप अगर शेयर करना चाहे. आप चाहे तो नाम डिस्क्लोज ना भी कर सकते. प्रॉब्लम तो जाती थी, प्रॉब्लम होता था, और फिर हम लोग सीनियर से कंसल्ट करते थे. और सीनियर यूज्ड टू बी वेरी हेल्पफुल. उस वक्त जो सीनियर्स होते थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस या सिविल जज सीनियर डिवीजन या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो बहुत हेल्पफुल होते थे. और जुडिशरी की जो तादाद थी बहुत कम थी, 2-4 मैजिस्ट्रेट और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऐसा माहौल होता था. तो वहाँ पे सब बहुत क्लोज रहते थे सब एक दूसरे के साथ, और हेल्पफुल होते थे. तो जब भी आता था ऐसा प्रॉब्लम तो हम वहाँ चले जाते थे और उनसे गाइडेंस लेते थे. एक बार 420 का कुछ मैटर था, या तो फर्स्ट मेरा पोस्टिंग था चंद्रपुर में जी. तो उससे शायद मालूम नहीं, पुलिस वालों ने उसको बोला होगा, वो हार्डन क्रिमिनल था, पुलिस वालों ने बोला होगा कि भाई आप एडमिट कर दो तो आपको कम सज़ा होगी. अच्छा. तो वो फिर उसने एडमिट कर लिया. कुछ मैंने 3 months या 6 months ऐसी कुछ तो भी सेंटेंस दिया, शायद 3 years.
याद नहीं। तो ही वॉज वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। देन इन द इवनिंग, फिर शाम में मैं फिर हमारे एक वज़लवार थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके पास गया मैं। ओके, क्या सर सच में ऐसे होता है कि अगर कोई इंसान गुनाह कबूल कर ले तो उसकी सज़ा कम कर दी जाती है? हाँ, लीनियंसी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है ओके, कि अगर इफ़ यू एडमिट द ऑफेंस देन यू आर गिवन लीनियंट सेंटेंस, लीनियंट पनिशमेंट, बिकॉज यू आर एडमिटिंग, आप रिपेंट कर रहे हो, आपको क्या बोलते हैं हम, पश्चाताप हो रहा है, ओके, रिपेंट कर रहे हैं आप, हाँ, तो उसमें सज़ा कम होती है। ये तो हर दुनिया में, दूसरे कंट्रीज़ के जूरिस्प्रूडेंस में भी ऐसा है, जी, और अमेरिका में तो बहुत होता है ऐसा कि यू प्लीड गिल्टी एंड देन यू विल बी अवॉर्डेड। वो प्रोसिक्यूटर ही खुद जाता है वहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जज के सामने वही केस रखता है कि ही इज़ प्लीडिंग गिल्टी और इतना हम प्रेस करेंगे। तो उसमें तो बहुत बार तो वो करेक्टिव सेंटेंसेस होती है, तो वो सस्पेंड होती है सेंटेंस, वहाँ सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं 3 साल 5 साल 10 साल, और देन द एंटायर सेंटेंस इज सस्पेंडेड। पर हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट है जो सेंटेंस सस्पेंड करने की बात नहीं करता है, सेंटेंस ही देता नहीं है, और उस पर उसको बॉन्ड पे छोड़ा जाता है, गुड बिहेवियर, बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर, या तो फिर सेंश्योर किया जाता है, ताकीद दी जाती है कि आप ऐसा बर्ताव न करें। वो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस, बहुत कम ग्रेविटी का ऑफेंस है, सीरियसनेस नहीं है, तो वो सेंश्योर भी किया जा सकता है। और थोड़ा ज़्यादा ग्रेविटी है तो फिर जैसा थेफ्ट है, और स्टूडेंट है तो थेफ्ट करता है, फॉर पॉकेट मनी करता है, या बुरी संगत में, तो ऐसे लोगों को फिर प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट का इस्तेमाल करके उसको फिर सुपरविजन में रखा जाता है। तो हम लोग, मैं उसके लिए बहुत ये था, आई वॉज वेरी मच फॉर दैट एक्ट, एंड प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं वो भी मेरा नागपुर में, फिर जब मैं 1981 में आया तो मेरा पड़ोसी प्रोबेशन ऑफिसर था बजाज नगर में, तो उनको एक्चुअली केसेस मिलती नहीं थे, तो जजेस के पास जाके बोलते हैं कि बस यू गिव अस ए केसेस फॉर रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट। तो मैं तो उसका ज़्यादा ये था, एडवोकेट करता था ये बात को कि देयर शुड बी रिफॉर्मेशन। क्राइम ए डिसीज़ नहीं है, क्राइम इज़ अ डिसीज़ एंड इट हैज़ टू बी करेक्टेड। उसको यू डोंट एलिमिनेट द पर्सन, आपको उसको कंडेम नहीं करना है, उसको सुधारना है। जी, कई बार होता है सर कि जैसे किसी इंसान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसने वो गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, बट उसे अगर ये फील होता है कि मैं अपने आप को बेगुनाह कोर्ट में साबित नहीं कर पाऊंगा, और वो इस इंटेंशन के साथ गुनाह कबूल कर लेता है कि सज़ा थोड़ी कम हो जाए, क्या ऐसे केसेस भी होते थे? होता है, सब होता है सर। ओके, उस सिचुएशन में सर जजेस कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है? इससे ऑलमाइटी मे नो व्हाट इज, यानी सच्चाई क्या है, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि ये सही में इसने किया था, या समझ से, बिलीफ में उसने गुनाह कबूल किया कि मुझे सज़ा कम हो जाएगी तो कम से कम मैं बाहर आ जाऊँ, जी, भले उसने गुनाह नहीं किया होगा तो भी। तो ये इट इज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ द पावर्टी की वजह से होता है, और उनको जो लीगल एड मिलनी चाहिए, अभी तो हमारे पास स्कीम्स है लीगल एड, पर उस वक्त इतनी सारी स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम्स नहीं थी, तो लीगल एड, सही लीगल एड मिलनी चाहिए उसको, तो वो उसके नहीं मिलने की वजह से, और शायद हो सकता है कि वो जेल में है और कुछ कैदी लोगों से बात करता है, तो वो कैदी उसको ऐसी सलाह देते हैं कि आप ऐसा करो, कबूल कर लो, आप 3 महीने में छूट जाओगे, आपने तो 6 महीने से आप अंदर हो तो आप 4 महीने में छूट जाओगे, 3 महीने में छूट जाओगे, अगर नहीं करोगे तो केस और 2 साल चलेगी, तो आप 2 साल तक जेल में रहोगे। तो फिर वो अपना मन बना लेता है कि चलो ऐसा करें, लेकिन इसमें जुडिशियल ऑफिसर को समझ में नहीं आता है, वो तो सीधा कबूल ही कर लेता है कि मुझे गुनाह कबूल है, तो वो ठीक है, गुनाह कबूल है, तो वो वंस इट्स एक्सेप्टेड तो उसको सज़ा देना फिर अनिवार्य हो जाता है। हाँ, या अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज
he pleads guilty, then you have to sentence him or you have to pronounce the judgment of guilty. आप 1982 से 1985 तक सिलवासा में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए पोस्टिंग हुई थी आपकी। तो एक यूनियन टेरिटरी में काम करने का आपका एक अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारा काम किया हमने और लोग भी बहुत हेल्पफुल थे, कोऑपरेटिव थे और एडवोकेट्स तो वहाँ नहीं थे। एक एडवोकेट भी नहीं था वहाँ पे सिलवास में, तो मेरे सामने कुछ बने। एक तो क्लर्क थे, वो एडवोकेट बन गए। बाहर से आते थे, नवसारी से आते थे, वलसाड़ से आते थे, किला पार्टी से आते थे, कुछ मुंबई से आते थे, दहानू से आते थे। कुछ प्रॉपर वहाँ के एडवोकेट्स नहीं थे, आते थे, काम करते थे, लेकिन वो बहुत सीधे साधे लोग थे सब। और मेरे आज तक वहाँ रिलेशंस है इतने साल के बाद में भी। तो ये सर, इंसान चला जाता है, गुडविल रह जाती है। जी सर, आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम किया है। क्या आपको लगता है कि हर जगह की एक ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, जैसे कि जज की एक्सपेक्टेशंस अलग हो और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग हो? होती है, ग्राउंड रियलिटी अलग अलग होती है जी। विटनेसेस का बिहेवियर अलग होता है, विटनेसेस का हॉस्टाइल होना वो भी डिफ़र होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे हमने नासिक में देखा कि वहाँ कन्विक्शन रेट बहुत था, वहाँ केसेस प्रूव हो जाती थी जितनी बार हमने। और जितनी आप छोटी जगह में, जैसे बारामती में आई वॉज देयर बिफोर कमिंग टू नासिक, आई वॉज इट बारामती में, वहाँ पे भी कन्विक्शन रेट बहुत था। लेकिन आप सिटी में जाओगे तो वहाँ हॉस्टाइल होने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मुंबई के सिटी सिविल सेशंस कोर्ट में भी हमने काम किया, तो वो ये एक वहाँ डिफरेंस होता है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्रिमिनल्स या हो सकता है कि वो दबाव में आते हैं। एक तो पैसे से भी उनको ये किया जाता है, हॉस्टाइल किया जाता है, जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है, या फिर डर भी रहता है कि एक को हमने पहुंचाया आपको भी पहुंचा देगी, तो ये भी होता है। और मुंबई में तो होता होगा ही। वो विटनेस सर, क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा विटनेस आया है जिसने ये आपको बताया हो कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। लाइक विटनेस फिर हॉस्टाइल ही हो जाते हैं। हाँ, हॉस्टाइल उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सर 1997 में आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बने बॉम्बे के। तो सर, एक बॉम्बे जैसी बड़ी सिटी जहाँ पर क्राइम इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पर सर आपका वर्कलोड कैसा होता था? लाइक क्या वहाँ पर जजेस को प्रेशराइज किया जाता था? नहीं, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो इट वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। वहाँ कस्टम की केसेस थी। ओके। कस्टम्स केसेस जो हमारे पास नहीं रहती है जी। और वो कस्टम्स केसेस ही ज़्यादा थी वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा था वहाँ पे, क्योंकि वो जो 49 कोर्स थे, 48 कोर्स उस वक्त, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में था। सर, आपने टाडा और एनडीपीएस जैसे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी सुने हैं, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स भी हो गए उस समय। तो ऐसे सब बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करते वक्त आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता था? नहीं, हम लोग तो जैसे तो बिफोर लॉ, कानून के सामने तो सब एक होते हैं जी। तो इस कॉन्सेप्ट से या ऐसे नज़रिए से अगर आप काम करते हैं तो फिर आपको वो ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं ऐसा महसूस होता है कि भाई ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है। और एनडीपीएस का तो यहाँ नागपुर में भी हमने एनडीपीएस का काम किया 90 to 93 में। अगर कोई स्पेशल जज नोटिफाई नहीं होता है तो जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनको ऑटोमेटिक पावर आती थी। तो यहाँ उस समय में कोई भी एनडीपीएस का जज नोटिफाई नहीं हुआ था। तो ऑल दो एडिशनल सेशन जजेस दे यूज्ड टू हैंडल द केसेस अंडर एनडीपीएस एक्ट, और उसमें भी फिर हॉस्टाइल होते थे। लेकिन कुछ छोटे से हीरोइन मिलता था,
उसको डाइसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं। तो सज़ा देनी पड़ती थी तो कम से कम 10 साल की सज़ा होती थी। तो वो अच्छा लगता नहीं था कि वो 10 साल की सज़ा हम दे रहे हैं इसको, इसके पास तो बहुत कम क्वांटिटी मिली। बिकॉज दे आर द विक्टिम्स। वो कोई बड़े ड्रग पेडलर्स नहीं होते थे, छोटे लोग थे। बड़े ड्रग पेडलर्स तो हाथ में नहीं आते, छोटा ही आदमी पकड़ा जाता है। तो जो डीलर हाँ, होता इट है वॉज बीच पेन। में। हाँ, यूज्ड टू बी पेनफुल। और ज़मानत तो मिलना ही नहीं है आपको, ज़मानत तो देना ही नहीं है। तो वहाँ से हम लोग करते थे। मुंबई में जो NDPS होता था, वहाँ तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो काम करता था। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होता है, और उनका फिर एयर इंटेलिजेंस यूनिट है जो एयरपोर्ट से स्मगलर्स को वहाँ पे भी, और फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी बहुत उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और तो वहाँ बहुत बाल की खाल निकाली जाती है। चार्टर्ड केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट, केमिकल एनालाइजर को एग्ज़ामिन करो, फिर वो टेस्ट किस तरह से किए हैं, टेस्ट किस प्रकार की होती है, वो सब पूछा जाता है। और ज़्यादा वहाँ पे ये होता है। और जो हॉल है ड्रग्स मिलती है वो बहुत करोर्स ऑफ रुपीज़ की मिलती है। पैक्स भर के रहती है, गांजा हो या फिर एफेड्रिन एक टैबलेट होती है, शायद एफेड्रिन है, वो नहीं याद आ रहा मुझे। उसका भी होता है एयरपोर्ट पर। हाँ, नहीं, वो फिर मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको फिर सप्लाई करते हैं एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से स्मगल होता है ये। वो ये जो अफीन वगैरह रेजिन्स है, इससे रेजिन्स से वो अफीन बनता है, और उससे फिर शायद डाइसिटिल मॉर्फिन बनता है, हीरोइन जिसको बोलते हैं, स्मैक। तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जैसे हमें सर मूवीज में दिखाया जाता है कि ड्रग पेडलर्स जो होते हैं वो हेरोइन को या MD को पाउडर के फॉर्म से एक गोली के फॉर्म में बना देते हैं, या और उसे किसी और किसी और गोली का नाम दे देते हैं, किसी और टैबलेट का नाम दे देते हैं, या और उसकी बहुत अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके मार्केट में भेज देते हैं। होता है। वो लोग कैसे पकड़े जाते हैं सर? और ये तो इनको इंटेलिजेंस इनपुट होता है जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, क्योंकि ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते कोई मोहल्ले में इलीगल काम, छोटे से छोटा, जिसकी खबर पुलिस को नहीं है। आप करके बताइए, कोई भी एक इलीगल काम एक मोहल्ले में करो या आप जंगल में करो, 8 दिन 10 दिन 1 महीना पुलिस को खबर होना ही है। उनके अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं। ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनके भी खुद के इन्फॉर्मर्स होते हैं, दे आर पेड फॉर दैट। तो उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सब उसके कस्टमर्स बहुत होते हैं बड़ी तादाद में, तो वो बात छुपी नहीं रहती है। और सर ऐसे ही बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस में देखा जाता है, और हम भी आम लोग कई सारे लोगों से सुनते हैं, बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन से, एक लाइन है सर जो पब्लिक में बहुत चलती है कि हमने जज से सेटिंग कर ली, सेटिंग करके बेल मिल गई। क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल है सर, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप बताना चाहे कि ये एक मिथ होता है, कई बार हमें पता चलता है कि ऐसा होता भी है, कई बार हमें पता चलता है कि किसी जज की बहुत अच्छी इमेज होती है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो आपका इस पर नज़रिया क्या है सर, ये जानना चाहता हूँ। क्या है, देखो, इट हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विथ सोसाइटीज़ इंटीग्रिटी। सोसाइटी कैसी है आपकी सोसाइटी करप्ट है, आपकी सोसाइटी गलत काम करती है, राइट फ्रॉम पीजेंट, यानी एक लेबर से लेके तो ऊपर तक, तो उसका वो रिफ्लेक्ट, बिकॉज जज इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो जो माहौल बनता है पूरे सोसाइटी में, समाज में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर देश में, वो माहौल का इम्पैक्ट हर इंसान पे पड़ता है। वो चाहे जज रहो
या पॉलिटिशियन रहो या कोई दूसरे पोजीशन पे है, ब्यूरोक्रेट्स है कुछ भी, तो इसी यू तरीके कैनॉट जस्ट से दैट बिकॉज ही इज अ जज ही शुड बी क्लीन और वो दूध का धोया होना चाहिए, ऐसा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज योर सोसाइटी इज़ लाइक दैट, हाउ यू सो हाउ यू रीप, यानी आप जैसा बोएंगे वैसा पाओगे, क्योंकि जजेस आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी। द सेम सोसाइटी। या एक और सर लोगों में बातें चलती है कि जजेस का एडवोकेट से, वकीलों से बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लाइक कोर्ट में तो वो ऐसे पेश आते हैं कि जैसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट बाहर उनके ताल्लुकात अच्छे रखना है, कोई गलत नहीं है, ताल्लुकात तो कॉर्डियली होना चाहिए, क्योंकि रोज़ उसका मुंह देखना पड़ता है, और जज का वो मुंह देखता है, जज उसका मुंह देखता है, उसको सुनता है, और वहीं उसे डील करता है, उसे जो जुडिशल बिजनेस है जो उसके थ्रू ही होता है। एडवोकेट तो एक जो चैरियट होता है, गाड़ी होती है, उसका एक पहिया होता है, एक पहिया एडवोकेट होता है, एक पहिया जज होता है, तो वो तो उससे अच्छा रिलेशन होना, ये कोई इज़ नॉट एनीथिंग, उसमें आप उसको गलत नहीं बोल सकते हैं। क्या इसका इफेक्ट सर केसेस पे होता है? नहीं, देखो, क्लोजली कन्वर्सेंट होना, उसके घर में विजिट करना, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, आपको अलूफ रहना पड़ता है। सर जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि गीता पर हाथ रखकर, कुरान पर हाथ रखकर एक विटनेस कसम खाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या फ़र्क है मूवीज में दिखाए गए कोर्ट रूम में और एक्चुअल क्या चीज़ होती है? क्या सचमुच वैसा ही होता है? नहीं, थोड़ा अलग होता है, चेंज होता है। विटनेस आता है तो उसको कसम तो दिलाई जाती है जी। से कहते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रिंग ओथ, उसको कसम दिलाई जाती है। वो ओरली होता है? वो ओथ एक्ट जो है वो गवर्न करता है। ओथ, अगर आप ओथ लेते हैं और ऐसा साबित हो जाता है कि आपने झूठी कसम खाई थी, तो ओथ एक्ट में वो सज़ा हो सकती है उसको, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस है। ओथ इज़ टू बी गिवन टू हिम। अच्छा, अगर बाद में पता चलता है कि झूठी गवाही दी थी। हाँ, जैसा एफिडेविट भी हम करते हैं जी, तो इट इज़ एज ओथ एक्ट ही होता है वहाँ पे। यू से समथिंग ऑन एफिडेविट, दैट मीन्स यू आर सेइंग इट ऑन ओथ। आप कसम पे बोल रहे हैं कि ये सच है, मैंने जो लिखा है, और फिर वो नोटराइज हम करते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट के पास उसको सील लगवाते हैं। जी, तो इट इज़ सेम थिंग लाइक यू आर कमिंग टू द कोर्ट और आप वहाँ पे कसम लेते हैं और गवाह देते हैं। जजेस को कैसे पता चलता है कि विटनेस सच बोल रहा है या झूठ? चलता है एक्सपीरियंस से चलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का थोड़ा स्टडी हो जाता है। जैसे जैसे आपने ये काम करते हो और विटनेसेस आते हैं और क्लोजली आप वॉच करते हो, आप आपका कॉमन सेंस जिंदा रखते हो, प्रोबेबिलिटी की बात आती है, ये प्रोबेबल है या नहीं, तो पता चल जाता है कि भाई विटनेस एक ट्यूटर है, उसको पढ़ाया गया है, या फिर वो प्लांट किया है। हाँ, कई बार होता है कि विटनेस को सिखा करके भेजा जाता है, उसको प्लांट बोलते हैं, प्लांटिंग द विटनेस, तो उसको तैयार किया गया है, तो पता चलता है। लेकिन इसमें फिर ये पता चल के काम नहीं बनता है, उसके लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वो भी उतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, उसके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकलनी चाहिए कि फिर आप लिख सके आपके जजमेंट में कि ये वजह से मैं इसे बिलीव नहीं करता। अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। यू नो, आप जानते हैं कि भाई ये विटनेस ने झूठ बोला, फिर भी आपके सामने बड़ा ये हो जाता है कि एविडेंस एक बोलता है और आपका दिल एक बोलता है। जिसका सिक्स्थ सेंस हेल्प करता है ये पता करने में कि विटनेस सच बोल रहा है या झूठ। या यू करेक्ट। लाइक अगर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है जजेस को बार बार विटनेसेस को देखकर कि
इंसान सच बोल रहा है या झूठ? हाँ, या यू कैन से इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके। हाँ। ह्यूमन साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नहीं दी जाती। इट्स ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। इट टोटली डिपेंड्स इवन ऑन द इवन इवन जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं लॉयर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लॉयर है, उसकी क्रॉस बहुत पेनिट्रेटिंग होती है, बहुत डीप जाते हैं वो, और रूट तक जाते हैं, और ट्रुथ बाहर लाने की बहुत उसमें कोशिश होती है। दैट इज़ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। यू डोंट नो कि भाई आप एक सवाल करते हो तो क्या जवाब देगा, यू डोंट नो, लेकिन वो अगर जो भी जवाब देता है तो उसका क्रॉस क्वेश्चन, फिर उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या उसको रिलेटेड क्वेश्चन करते आना चाहिए आपको। आपने भले कितना भी पढ़ाई किया हो, केस पढ़ लिया है, कानून पढ़ लिया है, सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन विटनेस, आपने एक सवाल किया और विटनेस ने क्या जवाब दिया, तो उसका फिर आपको उसका तोड़ करना पड़ता है, और दैट इज़ देन इट्स ए रियल एडवोकेसी। वो एडवोकेसी की बात हो जाती है। जजेस को सर ये चीज़ समझ आ जाती है कि कोई एडवोकेट किसी विटनेस को सिर्फ फंसाने के लिए इधर उधर के सवाल पूछ रहा है? करते हैं डिसेप्टिव सवाल बोलते हैं उसको, मिसलीडिंग या डिसेप्टिव क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो उस वक्त फिर जज को कॉशियस रहना पड़ता है। जज इज सपोज टू एक्सप्लेन टू द विटनेस, और जज हैज़ टू इंटरवीन, क्योंकि रोल ऑफ द जज, ये कोई खेल में जो एम्पायर होता है सिटी बजा, वो नहीं होता है। ही हैज़ टू पार्टिसिपेट एंड ही हैज़ टू सी दैट जस्टिस इज डन। म्यूट स्पेक्टेटर नहीं हो सकता वो, यानी खाली देख रहे हो आप, ऐसा नहीं। सेम क्वेश्चन को सर दूसरे डोमेन में लेकर जाते हैं। जजेस को कैसे पता चलता है कि पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, सही तरीके से सारी जानकारी हासिल की है, उसके बाद ही चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल की गई? इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की बात होती है। कभी ऐसे होता है सर कि आपके सामने कोई चार्जशीट आई हो, पेश की गई हो, जिसमें आपको देखकर समझ आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई है और यहाँ लोगों को फंसाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कहीं होता होगा आइसोलेटेड केसेस में, लेकिन लार्जली ठीक ही होता है। ऐसा सर कम्युनल राइट्स के केसेस में ज़्यादा देखने मिलता है शायद। हाँ, राइट के केसेस में जो विटनेसेस है, जो इंजर्ड है, और उसको बोलना है कि भाई ए नाम का आदमी, बी नाम का आदमी इन्वॉल्व है, तो वो ये देखता है कि ए बी के जो भाई है उसका भी नाम ले लिया जाए, ए बी के दोस्त है उसका भी नाम लिया जाए। जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड जो होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अबेटमेंट टू सुसाइड में फिर घर की जो देवर होता है या उसकी हस्बैंड की, हाँ, उसका भी नाम ले लिया जाता है। तो इसमें फिर प्रॉब्लम आती है फिर। और पुलिस का जो काम है एनालिस करने का और एनालाइज करने का, और सही जो गिल्टी है, कल्प्रिट है, उसी को प्रोसिक्यूट करने का, फिर वहाँ वो काम नहीं होता है, और देन फिर एंटायर केस इज स्पॉइल्ड, पूरी केस स्पॉइल हो जाती है। इसीलिए केसेस पेंडिंग रह जाती है। केसेस पेंडिंग का तो उसके लिए थाउजेंड्स रीजन्स है, बहुत रीजन्स है उसके लिए, कोई एक रीज़न नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नासिक में 6 महीने में केस लगती थी, वो चाहे बेल पे हो या कस्टडी पे हो। 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में सेशंस केस लग जाती थी वहाँ पे। तो डिपेंड्स करता है। जैसा मैं सिलवास में था तो वहाँ हमने सारी चार्जेस ख़त्म करती थी। तो दमन में जज नहीं था, तो मुझे पूछा गया कि आर यू विलिंग टू गो टू दमन कुछ 1 or 2 days in a week? तो देन आई सेड यस, और आई यूज्ड टू गो टू दमन ऑल्सो। आपका यूनियन टेरिटरीज में काम करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मतलब। ओके सर, आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि क्रिमिनल्स लोग जो हैं बहुत जल्दी बेल पर बाहर आ जाते हैं। तो सर क्रिमिनल्स इतने आसानी से
जेल से छूट कैसे जाते हैं? यू इन मीन टू से कंपैरिजन विद नॉर्मल आप पर्सन। बेल की बात करते हैं? जी, बेल की। इन कंपैरिजन विद नॉर्मल पर्सन की जिसके पास ये कोई क्या पैसा है, नहीं है, आम इंसान इसका है। इसका बहुत सेटल लॉ है बेल का। अगर आपने पुलिस ने ये सब धाराएं या कलम लगा भी दी है तो भी उसको बेल मिल जाएगी, इवन एंटीसेप्टिक बेल भी मिल सकती है। अगर कोई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में कोई बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो तो जजेस उसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, कुछ जैसे जैसे आम लोग को हैंडल किया जाता है, आम लोगों को, आम आरोपियों को, इसे उसी को भी हैंडल करना चाहिए। मेरे पास तो थी ताड़ा में, हाई पॉलिटिशियन था। यहाँ पे भी नागपुर में भी एक पॉलिटिशियन के यहाँ मर्डर केस हुआ था, वो भी हमने हैंडल किया उसको भी। क्या सर पॉलिटिकल प्रेशर होता है? लाइक जैसे नहीं, हमें बताया जाता है मुझे कि तो ऐसा कभी नहीं, यानी आई डिड नॉट एनकाउंटर, मुझे वो ऐसा वो नहीं आया, वो मौका मुझ पे नहीं आया है कि भाई किसी ने प्रेशराइज किया हो। सर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लीगल मैटर्स हैंडल करते वक्त एक जज का विजन किस तरीके से काम करता है? जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें बेल डिनाई होती है, बेल नहीं दी जाती है। जो जिसकी ग्रेविटी कम होती है उसमें फिर बेल इज़ अ रूल होता है। और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एक 3 कैटेगरीज हम कर सकते हैं। एक तो बेलेबल ऑफेंस होते हैं जो एज ए मैटर ऑफ राइट उसको बेल मिलना चाहिए। दूसरी एक कैटेगरी होती है जो बहुत सीरियस नहीं होते हैं, जिसके साथ 7 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट होती है, तो उसमें फिर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बेल मिल जाती है। और कुछ ऑफेंसेस होते हैं जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या कैपिटल सेंटेंस होती है, जैसे रेप केस है, मर्डर है, डकैती है, तो उसमें बेल डिनाई होती है, बेल नहीं दी जाती है। तो उस वक्त लेकिन ये जब डिसाइड सिर्फ पुलिस ने चार्ज लगा दिया, नॉट सफिशिएंट, पुलिस ने चार्ज लगा दिया, 302 कर दिया या डकैती कर दिया, मालूम नहीं अभी नया 302 कौन सा है, तो डकैती का चार्ज लगाया, रेप का चार्ज लगाया, वो जज को बेल के वक्त उसकी केस डायरी देखता है, पेपर्स दिखता है, और प्राइमा फेसी केस है तो वो सब्सटेंस है केस में, तो देन बेल डिनाई करेगा। अदरवाइज ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट मैटर और ये प्राइवेट मैटर। वो मैटर ही होता है। तो फिर वो गवर्न बाय जो फैक्ट्स होती है, जो मटेरियल होता है केस में, वो माने रखता है। इट मैटर्स एंड द लॉ डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइवेट मैटर एंड द गवर्नमेंट मैटर। So basically you want to say कि everyone is equal before the law. या ऑफ कोर्स। ओके सर, 2011 में आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में एलिवेट किया गया। आपका कोई सर ऐसा यादगार केस जो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, अगर आप बताना चाहें, जिससे सोसाइटी को कुछ सबक मिल सके, वो कुछ उससे सीख सके, बीट क्रिमिनल केस और सिविल एनीथिंग? यहाँ नागपुर में तो ऐसा हुआ कि लैंड एक्विजिशन के मैटर्स बहुत थे, वो अपील्स थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कॉम्पेंसेशन जो दिया गया था वो बहुत कम था। तो उसका फिर हमने ग्रुपिंग करके वो पूरे फाइनली डिस्पोज कर दिए। एक्चुअली वो एक बहुत पेनफुल बात थी कि किसी की ज़मीन आप छीनते हो, उसकी रोजी रोटी छीनते हो, और फिर उसको जो कॉम्पेंसेशन देते हो वो इतना कम होता है, और वो कॉम्पेंसेशन मिलने के लिए उसने जो चक्कर काटी है लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, उसके बाद में रेफरेंस कोर्ट होता है जो सिविल जज इन डिवीज़न होता है, और उसके बाद में हाई कोर्ट में आता है, वो फीस देना, कोर्टों की चक्कर लगाना। तो उस वक्त ऐसा यानी वट एवर द अमाउंट ही गेट्स, ही इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर देन दैट। लेकिन अभी फिर नया जो 4 टाइम्स देते हैं, रेडी रेकनर के हिसाब से 4 टाइम्स देते हैं, तो अभी बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। अदरवाइज़ पहले वो पुराना जो माहौल था ये अमेंडमेंट के पहले, वो बहुत इट वॉज वेरी पेनफुल, इट वॉज नॉट यानी वेलफेयर की बात नहीं थी।
उस समय तो सर ऐसे माना जाता था कि गवर्नमेंट आम जनता की ज़मीनें छीन रही है फॉर डेवलपमेंट और एनी पर्पस। आपको कोई ऐसा केस याद हो? नहीं, जिसमें ऐसा कुछ नहीं यार। हम सर थोड़ी देर पहले केस की पेंडेंसी की बात कर रहे थे, उसी पर एक सवाल उठता है सर कि इंडिया में लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं सारे कोर्ट्स में। हमने उसका डिटेल एनालिसिस किया है, रिसर्च किए। सुप्रीम कोर्ट में अप्रोक्सीमेटली 86,723 केसेस हैं, हाई कोर्ट्स में ओवर 63.3 लाख केसेस एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अराउंड 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़ेगी। आपको क्या लगता है सर, इसकी पेंडेंसी का रीज़न क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये तो ग्राउंड रियलिटी है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पॉपुलेशन रेफरेंस टू जो रेशियो होता है, इतने पॉपुलेशन इतने जजेस, वो रेशियो में हम लोग बहुत पीछे हैं। वो जजेस की तादाद है बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो बहुत कुछ सुधार हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो ये भी बात है। फिर सेंसिटाइज भी करने की ज़रूरत है, जजेस हैज़ टू बी सेंसिटाइज। ऐसे प्रोग्राम्स बाद में शुरू हुए कि वो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गई, पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थी। महाराष्ट्र में उत्तर में है, हमारे यहाँ जुडिशल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, भोपाल में नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और हर स्टेट्स में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पहले ये बात नहीं थी। तो ये ऐसे और जो स्टेप्स है उठने, वो उसे ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और क्राइम भी कम होना चाहिए, वो भी ज़रूरत है। क्राइम तो कम होगा जब लॉज, तो वो जो सोशल रिफॉर्मर्स है या सोशल जुरिस्ट है, वो लोगों का ये सब्जेक्ट है कि समाज में से क्राइम कैसे कम किए जाए, और जो डिस्प्यूट्स है, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको भी कैसे कम की जाए। उसके लिए फिर ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की बात होती है, लोक न्यायालय है या मीडिएशन है या फिर आर्बिट्रेशन है, कंसिलेशन है। जैसे फैमिली कोर्ट में तो कंपलसरी है, कंसिलेशन होना ही चाहिए। वो काउंसिलर के पास जाता है मैटर, उसके बाद में जज के पास आता है। तो ये सब स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, पहले ये सब बातें नहीं थी। क्या आपको लगता है सर कि आज का जो लॉ है हमारा, वो कैपेबल है क्राइम कम करने के लिए सोसाइटी से? क्या प्रॉब्लम सिस्टम का नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है। कि हमारी नीयत क्या है, हमारा कमिटमेंट कितना है, हमारा हार्ड वर्क कैसा है, हमारी इंटीग्रिटी क्या है, यहाँ प्रॉब्लम आता है। जैसे डॉक्टर आम्बेडकर ने भी बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ठीक नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाएगी। तो लॉ का भी यही प्रिंसिपल लॉ को भी लगता है, जनरल लॉ को भी लगता है। हमारा इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग है तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सर, जजेस अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करते हैं? लाइक कोर्ट का इतना प्रेशर होता है, नहीं, जैसे आप कहते हैं वैसे नॉर्मल लाइफ होती है। नॉर्मल लाइफ ही होती है। ओनली दिस आई सेड यू कि वो थोड़ा अलूफनेस उसको मेंटेन करना पड़ता है। लाइक अगर किसी फ्रेंड किसी से कुछ मिलना हो, उसके लिए भी आप फ्रेंड से, रिलेशन से मिल सकते हैं। उसमें कोई टैबू नहीं है, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है या कोई बंधन नहीं है। लेकिन जिसके केसेस लाइकली टू भी आपके पास आना है, या जिसके केसेस है, वहाँ से तो आपको दूर रखना है। क्योंकि जस्टिस शुड अपीयर्स टू बी डन, नॉट ओनली दैट जस्टिस शुड बी डन, का इंसाफ होते हुए भी दिखना चाहिए। इंसाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन इंसाफ होते हुए भी दिखना चाहिए। तो सारी दुनिया आपको देखती है। अगर आप घुल मिलते हो, जिसके मैटर्स आपके पास है ये है, तो नेचुरली वो इस मैटर वो एक डाउट क्रिएट करता है उसकी इंटीग्रिटी। एक सर ये चीज़ आपने भी सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या जो सर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि उनको जस्टिस मिला ही नहीं, कि इंसाफ मिला ही नहीं? वो एक ग्रे एरिया है।
हमारे सिस्टम का वो ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया मीन्स आप थोड़ा एक्सप्लेन। वो ब्लैक स्पॉट है, वो एरिया जो है उसमें हम बोलते हैं कि हाँ हम लोग गलत है या हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। आपको लगता है सर वो पेंडेंसी कम हो सकती है या आगे चलकर कम होगी? अभी तो कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट कोई हेल्प कर सकती है सर उसमें? नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, और दूसरा क्या कर सकते हैं? सर आपने एक जुडिशरी के तौर पर ऑलमोस्ट 30+ ईयर काम किया है। आपको क्या लगता है सर जुडिशरी के किस एरिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? इसमें हार्ड वर्क करना चाहिए, जजेस ने भी और लॉयर्स ने भी, और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन बहुत ऑनेस्टली करना चाहिए। और जो सिविल डिस्प्यूट्स है तो उसको तो सोशल रिफॉर्मिस्ट जो है उन्होंने एड्रेस करने चाहिए कि हमारे सोसाइटी में लॉ अबाइडिंग लोग कैसे रहे और कैसे लोग बिलीव करें कि भाई लॉ हमको फॉलो करना है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ सिग्नल जंपिंग या पेडेस्ट्रियन रेड लाइट में क्रॉस करता आपको दिखेगा नहीं, दूर दूर तक आपको कोई व्हीकल नहीं है तो भी वो आदमी खड़ा रहेगा। हमारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 90% लोग सिग्नल जंप करते हैं और 90% ड्राइवर को ड्राइविंग सेंस ही नहीं है। तो ये बात है कि हम ठीक से कैसे रहे। अभी दूसरी बात है कि पेपर लीक्स होते हैं, पेरेंट्स का उसमें रोल होता है, पेरेंट्स ही खरीदते हैं पेपर्स या पेपर सेटिंग करते हैं, जहाँ चेकिंग होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये तो हमारा हम लोगों में जो ऑनेस्टी है उसकी जो ग्रेडिंग है वो बहुत उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ हायर अथॉरिटीज के हाँ, काम करने से उसकी कोई मॉरल लेवल, पड़ेगा। हम मॉरल लेवल को हम बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे क्राइम्स होते हैं, बाप बेटा बाप को मार देता है या वाइफ भी हस्बैंड को मारती है, हस्बैंड वाइफ को, तो मारने के बहुत इंसिडेंट होते हैं, डाउरी का होता है। तो ये जो क्राइम्स है ये तो बहुत कुछ हम लोग अगर लिटरेट हो जाए, अवेयर हो जाए और हमारी मॉरल लेवल ऊपर करे तो ऑटोमेटिक ये क्राइम्स ख़त्म हो जाते हैं। इससे कितने भी चाकू घोंसने की बातें होती है तो बहुत छोटा सी बात होती है कि वो कुछ 10 रुपये की उसने कुछ उधार सामान नहीं दिया तो उसको वो चाकू लगा देता है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सर एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को शराब पिलाने का वादा किया था और उसने नहीं पिलाई तो उसने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। So all this such things can be totally avoided if your moral level, if you are educated in a proper ये। एजुकेशन का हाथ हो सकता है सर? एजुकेशन का भी है, बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे क्राइम का, तो क्रिमिनल्स का, तो इलिटरेट लोग का ही ज़्यादा उसमें ये है। ऑफ कोर्स एजुकेटेड, फिर वो वाइट कॉलर क्राइम में एजुकेटेड लोग हैं, वो भी फिर कुछ कम नहीं है, वो उसकी भी तादाद बहुत है। तो वो तो आउट ऑफ ग्रीड है। आप दूसरे कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ टैक्स अवॉइडेंस बहुत इससे निगलिजिबल, कि लोग टैक्स अवॉइड नहीं करते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, जो लॉस है उसको फॉलो करते हैं। वो कस्टम लॉ हो या कुछ भी हो या जीएसटी का रीएम्बर्समेंट क्लेम करना हो, दे फॉलो इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, दे फॉलो इट। हम वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर वो क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। क्या आपको लगता है सर कि लोग इसलिए भी टैक्स देना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपने दिए हुए टैक्सेस के थ्रू होने वाले चेंजेस नज़र नहीं आते? जैसे किसी रोड पर गड्ढे पड़े हैं तो नहीं, कई सालों से वो रोड वैसा ही है आज भी। वो उस बिलीफ में या उस कारण के वजह से वो टैक्स अवॉइड नहीं करते। उनको
टैक्स देना नहीं है करके अवॉइड करते हैं। पैसा ऐसा बचाने इट के इज़ लिए। नॉट एट भाई, हाँ रेसिप्रोसिटी नहीं है, रेसिप्रोसिटी नहीं है कि जैसा हम जितना देते हैं उतना हमको मिलता नहीं है। यानी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है सिटीज़न के लिए, fulfill वो नहीं पूरी कर रही। फुलफिल नहीं की जाती है, इसलिए हम टैक्स नहीं देते। ये ख्याल से नहीं देते, वो उसको टैक्स डुबाना होता है या टैक्स नहीं देना है करके नहीं देते। सर, आपने एक छोटे से गांव से उठकर एक हाई कोर्ट के जस्टिस बनने तक का सफर तय किया। आप सर, जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो लोग लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें ऐसी क्या इंसाइट्स देना चाहोगे कि वो आप ही की तरह एक अच्छी पोस्ट हासिल कर सके? देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। एक तो हार्ड वर्क होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, फिर डिवोशन टू द सब्जेक्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है, फिर उसको यू फुल्ली डिवोटेड टू दैट। और फिर रूट तक जाने की आपकी एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक आपका स्वभाव होना चाहिए कि हम रूट तक जाए और क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों। आप जब ऐसे क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और वहाँ से फिर कुछ अच्छा रिजल्ट आते हैं। अगर फिर सब जो कर रहे हैं उसके साथ है, जो चल रहा है वही, तो फिर वैसे ही होता है, फिर वहाँ फिर रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। आपकी तरक्की का राज क्या है सर? आप ऐसी कौन सी चीज़ को मानते हो कि जिस चीज़ ने आपको इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया? एक तो हार्ड वर्क होता है, दूसरा इंटीग्रिटी की बात होती है। ये दो ही चीज़ें आप मानते हैं कि इन दो चीज़ों की वजह से आप आज यहाँ? Okay, sir. So thank you so much for coming on our podcast.